हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम कक्षा 9th में जो समास है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि समास है क्या। समास के अंदर दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। अधिकतर समय हम देखते हैं कि दो ही शब्द होते हैं, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, अब वो शब्द क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनमें परस्पर कोई संबंध होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, जिनमें आपस में संबंध होता है, मिल करके जो नया शब्द बनाते हैं और उसका भी अपना अर्थ होता है। ये दोनों शब्द भी अपने आप में अर्थपूर्ण होते हैं और मिल करके जो नया शब्द बनाते हैं वो भी अर्थपूर्ण होता है। तो समास की अगर परिभाषा की हम बात करें तो क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। कैसे कहें कि भाई दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के? जैसे मैंने लिखा चार पाई, चार और पाई दो शब्द हैं। अब इनको मिलाकर के बन गया चार पाई। तो चार भी अपने आप में पूर्ण है शब्द और पाई भी, और जो चार पाई बना है ये भी पूर्ण रूप से सार्थक शब्द है। तो यहाँ चार पाई जो शब्द है ये समास हो गया, क्योंकि ये दो शब्दों से, चार और पाई से मिलकर के बना है। अब बात करते हैं समास के भेद की। जब हम समास के भेद की बात करते हैं, अब समास के भेद कैसे होंगे? तो इन पदों के आधार पर ही, जो पहले जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो ये शब्द और पद जब होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, और शब्द जब अपने आप में ही लिखे जाते हैं तो शब्द हैं, और वाक्य के अंदर वही शब्द पद बन जाते हैं। तो इनको हम चार पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो पदों के आधार पर ही समास के भेद किए गए हैं। तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद है। भेद कितने हैं? इसके 6 हैं। अब 6 में पहले देखिए, पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। नाम कहीं भी आगे पीछे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समास के भेदों का ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें कौन से पद के आधार पर वो समास है। द्विगु समास। पांचवा है कर्मधारय समास। और आखिरी जो समास है, छठा, वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नाम इनके सही तरह से लिखने आने चाहिए। कई बार देखा है कि इनके नाम ही गलत तरीके से लिखते हैं, तो नाम प्रॉपर रूप से ही होने चाहिए। तो ये 6 समास है। अब हम एक एक समास के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वह अव्ययी समास है, कौन सा पद उसमें प्रधान है, किस तरह से उसके भाव निकलते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव की समास की बात। तो अव्यय, देखिए यह अव्यय शब्द है, यानी इस समास के अंदर अव्यय शब्द मिलेगा। वह अव्यय शब्द क्या होता है? विकारी या अव्यय आपने पढ़ा है कि जिस शब्द के अंदर लिंग के, वचन के या क्रिया के आधार पर कोई भी अंतर नहीं आता, वो अव्यय कहलाता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ अव्ययी भाव समास की बात। तो इसकी पहचान के लिए अगर ध्यान रखना हो तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद
प्रधान होता है, याद रखने के लिए इसकी परिभाषा में यही है कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बात करते हैं कि पहला पद कैसे प्रधान है। मैंने शब्द लिखा प्रतिदिन, मैंने शब्द लिखा प्रतिदिन। अब ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो प्रति और एक दिन से। देखिए दिन का अर्थ हो गया कोई भी एक दिन, लेकिन जब प्रति आगे लग गया इसका मतलब हर एक दिन, हर एक दिन, तो प्रत्येक दिन प्रतिदिन, यानी एक के बाद दूसरा दिन, तो ऐसे प्रति जो शब्द ने है इसके अर्थ को बदल दी, तो यहाँ पहला पद की प्रधानता होगी, क्योंकि दिन का अर्थ जो है वो प्रति के अनुसार। अब प्रति जो क्या है यहाँ अव्यय है, क्योंकि ये किसी के साथ भी आप लगाओगे इस पर लिंग वचन के आधार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे दूसरी बात मैं करता हूं, आमरण, आमरण, ये हो गया आ जमा मरण। देखिए मरण का मतलब हो गया मरना, और आमरण क्या होता है, मृत्यु पर्यंत, यानी जब तक मृत्यु ना हो। जैसे कहते हैं वो है आमरण अनशन पर बैठ गया, यानी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए वो अनशन करता रहेगा। और अब यहाँ प्रतिदिन का मतलब हो गया, अगर इसका करेंगे तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन की बात करेंगे, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन, और आमरण में मृत्यु पर्यंत या मरने तक। हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना, जब हम समास की बात करते हैं तो ये जैसे जब हम शब्द लिखते हैं प्रतिदिन, जो हमने लिखा था, तो ये कहलाता है समस्त पद। क्या कहलाता है ये? समस्त पद, जो हम ऊपर नहीं बताया था, तो यहाँ देख लीजिए, ये कहलाता समस्त पद। अब इसमें ये दो शब्द है प्रति और दिन, तो ये इसको पूर्व पद कह लो, पूर्व पद या पहला पद, इसको दूसरा पद, तो दो पदों से ये समस्त पद। लेकिन ये जब हमने किया, इसको जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है इसका, क्योंकि जब भी परीक्षा में आता है कि विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, तो समस्त पद तो जो पद दे दिया, अब इसका जो ये हमने तोड़ा, ये क्या कहलाता है? विग्रह। विग्रह का मतलब अलग करना। तो किसी भी समास को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए समस्त पद और विग्रह क्या होता है। अगर आपको विग्रह पता है तो उनसे समस्त पद बनाया जा सकता है, समस्त पद है तो उसका विग्रह किया जाता है। विग्रह करते समय ये ध्यान रखें, जैसे हम उस वाक्य को बोलते हैं तो बोलने की अगर हमारी साउंड ठीक है तो उसके अनुसार ही उसका विग्रह किया जाता है। तो ये हो गया अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो इसमें विग्रह क्या है और समास कैसे होता है, तो इसमें आने बताया हमें और इसमें प्रति ने बनाया। और ये पहला पद की प्रधानता है, क्योंकि मरना मृत्यु होगी, लेकिन आ ने बता दिया कि मरने तक वो कार्य करना है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं द्वंद्व। हमने दूसरे नंबर पे लिखा था द्वंद्व, या तत्पुरुष लिखना चाहो कैसा भी करो। दूसरा हो गया द्वंद्व। तो द्वंद्व समास क्या है? देखिए द्वंद्व का मतलब हो गया, एक द्वंद्व हम पढ़ते हैं झगड़ा करना, यानी झगड़ा कहाँ होता है? जब लड़ाई की हम बात करते हैं, जो बराबर की जो शक्तियाँ होती है तो उनमें मुकाबला होता है, तो द्वंद्व होगी। तो द्वंद्व समास में क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अवयवी में पहला पद था, इसमें दोनों पद प्रधान है। इसमें दोनों पद भी ये ध्यान रखना, दोनों पद एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के बिना एक पद का अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा माता पिता, माता पिता, तो इसका जब विग्रह किया जाता है तो और लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, माता और पिता। तो माता और पिता दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इसमें दो बराबर के होते हैं, दिन रात, रात दिन जो भी लिखो, दिन रात, तो दिन और रात, तो या दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, तो इसमें दोनों पद प्रधान हो गए। और इसमें ये ध्यान रखना, जो समस्त पद होते हैं उसमें अधिकतर समय ये चिन्ह मिलाएगा
और जब इसका विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह हटा करके हम और का प्रयोग कर देंगे। ये इसकी पहचान है, विग्रह में और मिलेगा, और अगर समस्त पद में देखना है तो ये साइन इसमें मिलेगा। अब इसके बाद हम तीसरा करते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष समास क्या है? देखिए, अवयवी में पहला पद, द्वंद्व में दोनों पद। अब तत्पुरुष में क्या है? इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसमें दूसरा पद प्रधान है। अब दूसरा पद प्रधान कैसे देखेंगे? जैसे मैं बोलूं राजकुमार, मैंने कहा राजकुमार, तो राजकुमार का मतलब क्या है? राजा का बेटा है, यानी राजा का कुमार। तो यहाँ कुमार की प्रधानता है या राजा की प्रधानता? देखिए, राजकुमार का अर्थ कुमार से निकल रहा है, क्योंकि राजकुमार का मतलब राजा का बेटा, तो कुमार वो बेटे को दर्शा रहा है। तो यहाँ ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो यहाँ दूसरे पद की प्रधानता है, तो ये यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। जैसे मैंने लिखा रसोई घर। रसोई घर क्या होता है? ऐसा घर जो रसोई के काम आता, यानी रसोई के लिए घर, ऐसे कह सकते हो। उसका विग्रह रसोई के लिए घर, यानी जो घर, जो ऐसा घर जिसमें रसोई का काम किया, खाने का काम किया जाता हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ घर की है कौन सी? वो जगह है जहाँ पर रसोई का काम होता है, तो घर की प्रधानता है, दूसरे पद यहाँ प्रधान है, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। एक बात जरूर ध्यान रखना कि तत्पुरुष जो समास है ये कारक के भेदों के अनुसार है। कारक के भेद होते हैं 8, कारक के भेद 8 है, तो 8 में से पहला कर्ता कारक और आखिरी संबोधन कारक, 2 कारक को छोड़ करके बाकी सभी कारक की विभक्तियों के रूप में इस समास में ये विभक्तियां आती है। यानी कारक के बाकी जो 6 भेद है उसके नाम से ही तत्पुरुष के हम भेद भी कह सकते हैं। जैसे कर्ता से नहीं है तो कर्म तत्पुरुष, कर्ता का तो नहीं है तो कर्म तत्पुरुष, उसके बाद कर्ण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष। जो भी हमने कारक पहले पढ़े हैं तो उन कारक के भेद के आधार पर ही इनके तत्पुरुष के अंदर भेद बनाए गए हैं। वो भेद बनाए गए, उनकी विभक्तियां कारक के हैं। अब जैसे राजकुमार, राजा का कुमार का आ गया, तो ये संबंध तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए आ गया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। अगर तत्पुरुष का भी आपने सही भेद जानना हो तो इनकी जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें जो विभक्तियां आएगी कारक की, उन विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष के भेद भी है। वैसे अगर तत्पुरुष समास परीक्षा में जो आता है तो सिर्फ तत्पुरुष समास लिखने से ही हमारा काम हो जाता है, लेकिन वैसे जानना हो तो तत्पुरुष समास के जो भेद है वो कारक के 6 विभक्तियों के अनुसार है, जिसमें पहला और आखिरी ये हमारा फर्स्ट है और ये 8वां है। तो पहला और 8वां अगर हम छोड़ दें तो बाकी विभक्तियों से तत्पुरुष के भेद निकलते हैं। एक तत्पुरुष के अंदर ही एक और नाम है जो बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा, वो होता नए तत्पुरुष। जो 7वां आपको मिलेगा वो होता नए तत्पुरुष। अब नए तत्पुरुष में क्या होता है? नए का मतलब नहीं वाले, जो जिसमें कोई काम नहीं होता। जैसे मैंने सत्य बोला, सत्य शब्द लिखा, अगर सत्य के मैंने आगे ए लगा दिया तो असत्य, यानी सत्य नहीं है। तो जो ना वाले बन जाते हैं वो होते हैं ये नए तत्पुरुष में। सारे में इनकी जो अर्थ निकलेगा वो नहीं में निकलेगा, नेगेटिव वाला रहेगा। तो ये तत्पुरुष का एक 7वां भेद नए तत्पुरुष पे है। 6 तो कारक के अनुसार है और 7वां जो है वो नए तत्पुरुष में। अब इसके चौथे भेद की हम बात करते हैं तो हमने लिखा था द्विगु। द्विगु क्या है? देखिए, द्विगु की पहचान के लिए एक सीधी सी बात ध्यान रखना कि इसमें पहला जो शब्द है वो संख्यावाची होगा। पहला पद संख्यावाची होगा, संख्या से संबंधित। संख्या 1, 2, 3 जो भी आप पढ़ते हो उसमें से कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा चौराहा। चौराहा में 4, ये 4 से है, 4 राहों से मिलकर के बनता है। चौराहा क्या होता है? 4 राहें। यानी अगर विग्रह करोगे इसका तो विग्रह में ध्यान रखना, इसके विग्रह में 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक तो समूह
और एक समाहार। ये द्विगु की पहचान के लिए है। अगर विग्रह दे रखा हो तो चौराहों को क्या लिखो, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। इसके बाद जो हमने पहले भी बताया था जब समास का, चार पाई, त्रिभुज, तो इसमें सभी जो है संख्यावाची शब्द है। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ, क्योंकि संख्यावाची से अगर इनका विशेष अर्थ निकलता है, सामान्य अर्थ में प्रयोग ना हो करके अगर विशेष अर्थ निकलेगा, चाहे पहला शब्द फिर संख्यावाची हो, फिर वो द्विगु समास नहीं हो करके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि आगे हम बहुब्रीहि समास की पढ़ेंगे तो उस समय भी बताएंगे कि कब कोई संख्यावाची शब्द भी बहुब्रीहि समास में बदल सकता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि पहला जो पद है वो हमेशा संख्यावाची होता है, और जब विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जो पांचवा और ये जो छठे हैं, इनमें अक्सर गलतियां करते हैं। तो पांचवा है हमारा कर्मधारय समास। पांचवा क्या है, कर्मधारय। अब इसकी पहचान के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि उसका सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाएगा और बहुब्रीहि में विशेष अर्थ में। मैं इनको साथ साथ समझाता हूँ ताकि इनमें जो गलती होने की संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। दोनों में एक ही बातें ध्यान रखनी है कि जब पद की बात करते हैं तो इसमें भी विशेषण और विशेष्य होते हैं। विशेषण, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। अब बात आती है विशेषण क्या है। तो पहले हमने पढ़ चुके हैं हम कि विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या है, जिनकी विशेषता बताई जाती है। इसी प्रकार दो शब्द और है, उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय। तो उपमान भी वही है जिन शब्दों से किसी की तुलना की जाती है, और उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे वहाँ विशेषण वो शब्द है जो विशेषता बताते हैं, इसी तरह उपमान वो शब्द है जो तुलना कराते हैं, और विशेष्य वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमेय वो है जिससे तुलना की जाती है। तो ये ध्यान रखना, यही चीज़ें इसमें आएगी। लेकिन बात यह है कि कर्मधारय में उसका सामान्य अर्थ निकलेगा, लेकिन बहुब्रीहि में उसका विशेष अर्थ निकलेगा। अब सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ की बात करिए, देखते हैं कैसे होती है। जैसे मैंने कहा नील कमल। अब कमल का नाम आते ही हमारे दिमाग में तो गुलाब, पिंक कलर ध्यान आता है। लेकिन आजकल कमल के जो है वो फूल जो है वो सारे होते हैं, गुलाब के भी हर कलर है। तो नील कमल, नील गाय, और हम जो दूसरा ले गए, जैसे अब ये तो हो गया नील कमल, नीला है जो कमल, तो ऐसे बहुत सारे कमल हो सकते हैं जो नीले हैं। नील गाय भी एक पशु है जो जंगली पशु है जिसका नाम नील गाय, और गाय का नाम से ध्यान आए तो ये गाय वो नीली गाय नहीं है, ये नील गाय एक जंगली जानवर है। तो हम देख रहे थे कि नील कमल और नील गाय, तो ये जो शब्द है नील, ये यहाँ विशेषता बता रहे हैं, वहाँ कमल की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ गाय की। तो ये हो गया विशेषण और ये है विशेषण, या इसको उपमान कहो और उपमेय कहो। इसके बाद जैसे दूसरा है, एक शब्द लिया हमने पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब हो गया पीत और अंबर। पीत और अंबर से ये मिलकर के बना है। तो पीत का मतलब हो गया पीला, और अंबर का मतलब हो गया कपड़ा। तो पीला कपड़ा पहनने वाले जो व्यक्ति है पीताम्बर। तो पीताम्बर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये विशेष अर्थ निकालता है या सामान्य अर्थ निकालता है। तो पीताम्बर के लिए हम विशेष अर्थ निकालते हैं। पहले पढ़ा होगा कविता के अंदर, पीताम्बर जो है श्री कृष्ण विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो पीले कपड़े से समझ। अब गजानन, तो गजानन गज और आनंद, यानी गज जैसा आनंद है जिसका, वो विशेष अर्थ है। तो गज जैसा यानी गज का मतलब हाथी, हाथी जैसा शरीर किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो गणेश के लिए। तो गजानन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं।
इसके बाद रावण के बारे में तो आपने सुना होगा, दशानन, जो मैंने द्विगु की बात कर रहा था मैं, कि कभी कभी जो है द्विगु समास भी बहुब्रीहि बन जाते हैं। अब यहाँ 10 जो है वो संख्यावाची है, तो अब हम बात करें कि ये तो द्विगु समास है, तो नहीं है, क्योंकि 10 आनन है जिसके, 10 शरीर सिर जिसके थे, तो वो रावण के लिए, तो यहाँ विशेष अर्थ जो है रावण हो गया। एक बात जब विग्रह हम कर्मधारय में करेंगे तो वाला शब्द कर देंगे, जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, यानी बहुत सारी चीज़ें हो गई। और पीताम्बर की बात करते हैं तो पीले वस्त्र है जिसके वो, अर्थात विष्णु। गज, गज जैसा आनंद है जिसका, तो वो, तो उस विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष वस्तु के लिए अगर कोई प्रयोग किया जाता है तो वो बहुब्रीहि में आता है। और जब सामान्य अर्थ की हम बात करते हैं तो वो कर्मधारय में आता है। और जब संख्यावाची भी शब्द रहता है लेकिन वो विशेष अर्थ दे देता है तो बहुब्रीहि में आता है। अगर वो सामान्य अर्थ देता है तो द्विगु में आता है। तो ये गलतियां होने की संभावना रहती है द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। इसलिए मैंने ये दोनों साथ रख करके बताया है कि इनमें गलती कहाँ करते हैं, विशेष अर्थ के लिए बहुब्रीहि, सामान्य अर्थ के लिए कर्मधारय। अब मैं कुछ शब्द लिखूंगा और उनमें देखेंगे कि कैसे उसमें कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। अब ये कुछ शब्द हैं जिनको हम देखेंगे कि इनमें कौन सा समास है और क्यों वह समास प्रयोग किया गया। जैसे हम पहले पाठशाला की बात करते हैं। पाठशाला जब हम जैसे शब्द को हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में आया जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। तो पाठ और शाला, शाला का मतलब वो स्थान, यानी जहाँ पर पढ़ाई का कार्य किया जाता है। पाठ के लिए शाला, तो वो होगी पाठशाला। तो के लिए शाला, या विद्यालय, विद्या के लिए आलय, इसी तरह पाठ के लिए शाला। तो के लिए विभक्ति आ गई कारक वाली, तो कारक वाली विभक्ति हमने बताया था कि तत्पुरुष में है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में के लिए की बात करें तो संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष भी कह सकते हो। यथाशक्ति, अब देखिए शक्ति और के आगे शब्द लग गया यथा, यथा मतलब शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति चाहिए उसके अनुसार। तो यथा शब्द ने शक्ति के अर्थ को बदल दिया, तो ये पहला पद प्रधान। और पहला पद प्रधान हमने बताया था कहाँ था, वो अव्ययी भाव में, तो अव्ययी भाव समास हो गया ये। और जो हमने ये पाठशाला पढ़ा था तो यहाँ शाला दूसरा शब्द प्रधान था, तो वो तत्पुरुष हो गया। अब बात करते हैं सोना चांदी की। तो सोना और चांदी, सोना चांदी क्या है, सोना और चांदी। तो ये चिन्ह हमने कहाँ बताए थे, किसमें आएगा ये, द्वंद्व समास में, क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है, सोना और चांदी, दोनों पद यहाँ प्रधान है। इसके बाद करते हैं हम अनंत। अनंत का मतलब अंत नहीं, तो न अंत, अनंत का मतलब होगा न अंत, तो न का प्रयोग हो गया, तो ये किस में आता है, न तत्पुरुष में। कौन सा है ये, न तत्पुरुष। इसके बाद है दही बड़ा। दही बड़ा क्या है, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी बड़ा जो दही में डूबा हुआ है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा। अब में किस में आता है, ये तत्पुरुष का ही भेद है, ये कारक की विभक्तियां हैं, डूबा हुआ बड़ा, तो ये हो गया दही बड़ा, तो ये हो गया तत्पुरुष। और में पे पर अधिकरण में आता है, तो ये अधिकरण के लिए करोगे। अब इसके बाद है निशाचर। निशाचर का मतलब, निशा मीन्स रात्रि, तो रात्रि में चर का मतलब घूमने वाला, रात्रि में जो घूमता है निशाचर, यानी जो रात्रि में घूमने वाला। तो कौन घूमते हैं रात्रि के लिए, देखा होगा महाभारत के युद्ध में भी लड़ा जाता है, तो राक्षस लोग जो है वो रात्रि को करते हैं, निशाचर राक्षसों का, तो विशेष अर्थ निकल रहा है इसका निशाचर। अब विशेष अर्थ किस में आते हैं, बहुब्रीहि में, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। इसके बाद है एक गुण युक्त। गुण युक्त, गुण से युक्त, तो गुण युक्त क्या है, गुण से युक्त। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई, से आ गया, कारक वाली विभक्ति है, तो ये तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास।
अब क्या बच गया हमारे पास? एक नवग्रह। नव पहला संख्यावाची शब्द है और ग्रह ग्रह, नौ ग्रह। तो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह या का समाहार। तो ये पहला शब्द संख्यावाची है, तो कौन सा हो गया? ये हमारा द्विगु समास, ये द्विगु समास। तो यहाँ हमने कुछ ये शब्द लिखे थे जिनके में हमने जाना कि उसमें कौन सा समास का प्रयोग है। तो ये थे, क्योंकि हमारी परीक्षा के अंदर समास में क्या पूछा जाता है मुख्य रूप से कि दिए हुए शब्दों का विग्रह करते हुए समास लिखे। जैसे पाठशाला आ गया तो इसका विग्रह हमने करना पाठ के लिए शाला, वो विग्रह हो जाएगा। समास का जब नाम लिखेंगे तो तत्पुरुष समास हो गया। इसलिए जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार विग्रह हो गया और अवयवी भाव समास का नाम हो गया। सोना चांदी, सोना और चांदी ये विग्रह हो गया और समास का नाम हो गया द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों प्रधान थे तो द्वंद्व समास, द्वंद्व। इसके बाद निशाचर, इसका विग्रह करेंगे तो निशा में चरण करने वाला या जो निशा में चरण करता है वो, इसका मतलब विशेष अर्थ हो गया राक्षस, तो बहुब्रीहि समास। अनंत का न अंत, यानी जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, तो न का प्रयोग हो गया तो यहाँ न तत्पुरुष है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में हो गया यहाँ अधिकरण का, तो ये क्या था? ये तत्पुरुष समास था, क्योंकि में विभक्ति आ गई कारक वाली, तो ये तत्पुरुष में। इसके बाद गुण युक्त, गुण से युक्त, ये से भी में पे, ये से विभक्ति तो यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद नवग्रह, तो पहला शब्द संख्यावाची था, इसका विग्रह होगा 9 ग्रहों का समूह, तो ये हो गया द्विगु समास। तो ये इस तरह से हमने समास के बारे में जाना, समास के भेदों के बारे में, कैसे वो समस्त पद होते हैं, कैसे उसका विग्रह किया जाता है, किस प्रकार से समास का नाम लिखा जाता है। फिर भी आपको इनसे संबंधित कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।